दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु मूवी लेकर आया हूँ। इसका नाम है हमारे गांव की सीमा। अब सीमा वो पाकिस्तान वाली नहीं, बल्कि सीमा यानी बॉर्डर। और तेलुगु में बात करें तो मूवी का नाम है माउरी पोलिमेरा। और अगर मूवी के बारे में बात करूं तो ये मूवी मुझे बहुत ही गजब लगी। शुरुआत में तो मैं इसे कोई ड्रामा थ्रिलर मूवी समझ बैठा था, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक इसमें इतने ट्विस्ट और टर्न्स आने लगे कि मेरा दिमाग ही हिल गया। अब मूवी की कास्ट की बात करूं तो मैं इन लोगों को जानता हूं, लेकिन ये लोग मुझे नहीं जानते। खैर चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक व्यक्ति को दिखाते हुए, जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी हरकतें साफ दिखाई देती हैं कि वो किसी पर काला जादू कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि उसने आटे से एक लड़की की वुडू डॉल बनाई हुई है, जिस पर कपड़ा, सिंदूर और बाल लगे हुए हैं, और इसके बाद वो उसे जमीन में गाड़ देता है। अब उसके ऐसा करते ही हम कहीं और किसी लेडी को डरकर जागते हुए देखते हैं, यानी यहाँ ये गुड़िया उसी लेडी को रिप्रेजेंट कर रही थी। खैर, अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी किसी तरह की प्रेजेंटेशन देख रहा होता है, जिसमें काला जादू और पद्मानाभ स्वामी के मंदिर के साथ साथ मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चीजों का भी जिक्र होता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम तेलंगाना के एक गांव जास्तीपल्ली को देखते हैं, जो कि उस व्यक्ति के प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया था। अब यहाँ पर हम दो लेडीज लक्ष्मी और रामूला को वाटर टैंक से पानी भरते हुए देखते हैं, जहाँ सरपंच का एक आदमी पानी सप्लाई करता था। हम देखते हैं कि वो रामूला से बचे हुए पैसों पर बहस करता है और उस पर गंदी नजर रखते हुए बीच बीच में कमेंट भी पास करता रहता है, और साथ में वो लक्ष्मी को भी गलत नजरों से देखता है। खैर, इसके बाद अब दोनों अपने घर पर आ जाती हैं, जहां हम लक्ष्मी के हस्बैंड कोमरी को देखते हैं। ये असल में ऑटो चलाने का काम करता है और इस वक्त वो अपने ऑटो में एक बोरी बांधकर रख रहा होता है, और तभी वो लक्ष्मी को देखते हुए कहता है कि तुम पानी लेने क्यों गई थी? तुम्हें मुझे पानी लाने के लिए बोलना चाहिए था। लेकिन लक्ष्मी कहती है कि तुम रात को काम से आकर थके हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। तो इस तरह हमें उनके बीच के रिश्ते का भी पता चलता है। खैर, इस बीच हम देखते हैं कि उनकी फैमिली में कोमरी का छोटा भाई जंगा और इन दोनों का बेटा भी शामिल होता है। इसके बाद हम रामूला को देखते हैं, जो असल में लक्ष्मी की पड़ोसी है, और उसके हस्बैंड का नाम बालीजा है, जो कोमरी की तरह ऑटो चलाने का काम करता है। इन दोनों ही फैमिली में अच्छे संबंध होते हैं और बालीजा कोमरी का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। फिर हम देखते हैं कि रामूला घर आकर अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती है, और जिससे बालीजा गुस्से में बाहर चला जाता है। वहीं अब लक्ष्मी का भाई जंगा रामूला से पूछता है कि क्या हुआ, भैया पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तो वो उसे सरपंच के आदमी के बारे में बताती है कि आज वो उससे झगड़ा कर रहा था और मुझे और लक्ष्मी को अनाप शनाप बोल रहा था। तो ये सुनकर अब जंगा गुस्से में उसे सबक सिखाने जाने लगता है, लेकिन तभी लक्ष्मी उसे रोक देती है और कहती है कि वो अभी कोई लड़ाई ना करे, क्योंकि कुछ ही दिनों में पुलिस भर्ती का रिजल्ट आने वाला है और उसके बड़े भाई ने उसके लिए मेहनत की है, तो वो जरा उनके बारे में भी सोचे। अब ये सुनकर वो मान जाता है और शांत हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगा और बालीजा सब्जी लेने जा रहे होते हैं, और तभी उन्हें रास्ते में काला जादू रिचुअल का सामान पड़ा हुआ मिलता है। अब ये देखकर बालीजा कहता है कि मैंने सुना है कि गांव में कोई काला जादू करता है, इसलिए हमें इन रिचुअल वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। चलो जल्दी से रास्ता बदल लो, नहीं तो हमारे ऊपर बला आ सकती है। अब हालांकि जंगा इन सब चीजों को नहीं मानता था, लेकिन बालीजा के डर को देखकर वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कोमरी अपने ऑटो से उसी रास्ते से होते हुए गुजरता है और उस सामान को कुचलता हुआ निकल जाता है। खैर, अब हमें कोमरी की लाइफ दिखाई जाती है, जो बेचारा पूरे दिन ऑटो चलाकर बहुत मेहनत करता है और रात को एक एक पैसा लाकर अपनी वाइफ को दे देता है और कुछ पैसा भगवान के नाम पर जमा कर देता है। यही वजह थी कि लक्ष्मी अपने पति कोमरी को बहुत प्यार करती है और उसका ख्याल रखती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम गांव के सरपंच को देखते हैं, जिसने गांव की सबसे सुंदर लेडी को अपनी मिस्ट्रेस बनाया हुआ था, और लोगों से ये सरपंच सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। इसी बीच अब हम एक और आदमी को देखते हैं, जो उसी गांव का होता है और इस सरपंच से बहुत जलता है। फिर उसका चेला उसे बताता है कि अगर इस सरपंच जैसी लाइफ जीनी है तो आपको सरपंच ही बनना पड़ेगा, तभी वो लेडी आपकी मिस्ट्रेस बन सकती है, या फिर आपको उस सरपंच को रास्ते से हटाना होगा, और मेरे पास इस काम के लिए कुछ लोग भी हैं। तो ये सुनकर वो आदमी अपने चेले से सरपंच को रास्ते से हटाने के लिए हाँ कर देता है। अब कोमरी रात को घर आकर खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे गांव के एक आदमी का कॉल आता है, जिनको उनकी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में बिठाया गया था। अब उस आदमी की बात करें तो वो आदमी कोमरी का मुंह बोला मामा लगता था।
अब ये सुनकर कोमरी फौरन पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है, जबकि लक्ष्मी उसे आवाज लगाती रहती है कि ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो, क्या बात है। इसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसका मामा उसे बताता है कि जमींदार का बेटा मेरी बेटी को छेड़ रहा था, जिसकी शिकायत करने मेरी बेटी थाने आई थी, लेकिन अब उल्टा हमें यहाँ पर थानेदार ने गलत चार्जेस में फंसाकर बैठा लिया है। ये सुनकर अब कोमरी डरते हुए जमींदार से बात करता है और उनसे माफी मांगता है कि वो बच्ची शहर में पढ़ती है और उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, जिस पर जमींदार उससे पीटता है और कहता है कि मेरे बेटे की गाड़ी से ये लोग टकरा गए तो ये लड़की पुलिस में आ गई, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। इतना कहकर वो कोमरी को और मारता है, लेकिन फिर थानेदार उसे दोबारा गलती होने पर थाने में बंद करने की धमकी देकर केस को क्लोज कर देता है और आखिर में उन दोनों को छोड़ देता है। इसके बाद वो बाप बेटी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच थाने के अंदर हम एक कांस्टेबल को देखते हैं जो कोमरी को जानता था। अब वो उससे पूछता है कि उसने इल्जाम खुद पर क्यों लिया, जिस पर वो कहता है कि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो कितना अच्छा और साफ दिल का इंसान है। खैर, अब अगले दिन वो और बालीजा गांव के स्टॉप पर सवारी लेने के लिए खड़े हुए थे और जंगा भी शहर जा रहा था। तभी बालीजा उनको बताता है कि उसकी शराब की आदत से रोज घर पर कलेश होती है और कल रात भी जबरदस्त कलेश हुई थी। अब कोमरी उसे समझाता है कि उसे शराब छोड़ देनी चाहिए और अगर वो आम तरीकों से शराब नहीं छोड़ सकता तो वो उसकी मदद कर सकता है। इसके लिए उसे सिर्फ दिन भर उसके साथ रहना होगा, जिससे वो बिजी रहेगा और उसे शराब पीने की तलब नहीं लगेगी, जिस पर बालीजा उसकी बात मान जाता है। अब थोड़ी देर के बाद गांव के अंदर शहर में बस आकर रुकती है, जिससे एक लड़की निकलती है और कोमरी उसे लेने जाता है, लेकिन वो असल में सरपंच की बेटी होती है, जिसे उसके लोग ऑलरेडी पिकअप करने आ गए थे। अब इसी बीच एक और कपल वहाँ पर आता है, जिन्हें देखकर कोमरी उन्हें पिक करके उनकी डेस्टिनेशन पर ले जाने लगता है और इस वक्त बालीजा भी उसके साथ होता है ताकि उसका ध्यान शराब से हट जाए। इस तरह अब दोनों दिन भर साथ रहते हैं, ऑटो चलाते हैं और रात को साथ ही घर आते हैं। पर फिर भी एक रात कोमरी से बचकर बालीजा ठेके पर पहुंच जाता है और शराब पी लेता है, जिसके बाद सरपंच के आदमी के साथ नशे में उसका झगड़ा भी हो जाता है। अब इसके चलते अगले दिन कोमरी सरपंच के घर जाता है, क्योंकि सरपंच ने रात से ही बालीजा को पकड़कर रखा था और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की थी। अब कोमरी वहां पहुंचकर उससे बालीजा को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो इसके लिए मना कर देता है। फिर थोड़ी देर में रामूला भी वहां पर आ जाती है और सरपंच से अपने पति को छोड़ने की भीख मांगती है, जिसके बाद वो सरपंच उसके ऊपर गंदी नजर डालता है और गंदी गंदी बातें बोलता है। इसके बाद वो उसको अपने पल्लू से फर्श साफ करने को कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बालीजा को खत्म कर देगा। अब इससे डरकर वो बेचारी ऐसा ही करने लगती है और ये देखकर कोमरी को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन फिर आखिर में वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसी बीच सरपंच रामूला से बोलता है कि अगर उसके पति ने दोबारा ऐसी गलती की तो रामूला को उसकी गलती की माफी खुद को सौंपकर चुकानी पड़ेगी। अब वो सब घर आ जाते हैं, जहाँ कोमरी बालीजा पर गुस्सा करता है और फिर उसे डांटता है और समझाता है। इसके बाद लक्ष्मी भी उस पर गुस्सा करती है, जबकि रामूला तो पहले से ही नाराज और उदास होती है। अब सभी की सुनने के बाद वो रामूला से माफी मांगता है और कभी ना शराब पीने की कसम खाता है। पर तभी वहाँ पर जंगा भी आ जाता है और वो लोग उससे ये बात छुपा कर रखते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि उसका सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पर हो चुका है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं, खासकर कोमरी, जिसने उसके लिए बहुत मेहनत की थी और पाई पाई बचाई थी, क्योंकि वो उसे कुछ बनते हुए देखना चाहता था। साथ ही हम देखते हैं कि जंगा लक्ष्मी के लिए नई साड़ी भी लाया होता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ रात को लक्ष्मी कोमरी को खाना देती है और फिर उससे बातें करने लगती है। लेकिन आज कोमरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि वो बताता है कि उसकी तबीयत खराब है। फिर अगले दिन वो जंगा को पुलिस स्टेशन छोड़ने जाता है और हम देखते हैं कि जंगा बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि उसे नई जॉब पर अनसॉल्व्ड केस को सॉल्व करने और मिस्टीरियस चीजें सुलझाने का मौका मिलेगा। लेकिन पहले ही दिन थानेदार उसे उसके घर पर सब्जी देने का ऑर्डर दे देता है, जिससे उसे थोड़ी निराशा होती है। हालांकि एक तो वो कांस्टेबल है और ऊपर से नया नया होने के नाते उसे सीनियर्स के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। अब वो सीनियर के घर पर सब्जी देकर लौट ही रहा होता है कि तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है, जो एक ज्योतिषी किस्म के इंसान होते हैं और जादू टोना करना जानते हैं। अब वो उससे कहते हैं कि वो कोमरी का खास ध्यान रखे, क्योंकि उसके ग्रह अभी ठीक नहीं चल रहे और उसके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है। फिर वो कहते हैं कि बाकी तुम लोग इतना देखो, मैं अगले महीने वहाँ पर मिलने आऊंगा, और ये कहकर वो फोन रख देते हैं। जबकि जंगा इस सब से थोड़ा परेशान हो जाता है। उधर हम सरपंच को देख पाते हैं, जो शहर से लौट रहा होता है और तभी उसकी कार के आगे कोई जानवर आ जाता है
और उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये खबर बालिजा और जंगा को मिलती है, जिस पर बालिजा बहुत खुश होता है और कहता है कि वो इस दिन को सेलिब्रेट करेगा क्योंकि सरपंच एक बुरा आदमी था और हाल ही में उसने उन लोगों को ह्यूमिलिएट भी किया था। यहाँ जंगा भी कहता है कि सरपंच बुरा आदमी था, आखिर हम उसका शोक क्यों मनाएं। लेकिन तभी कोमरी कहता है कि किसी के भी मरने के बाद जश्न नहीं मनाना चाहिए और इस वक्त हमें सरपंच की बेटी के बारे में सोचना चाहिए जो इस उम्र में अनाथ हो गई है। साथ ही इसके बाद हम सरपंच से जलने वाले उस आदमी को सेलिब्रेट करते हुए और सरपंच की बेटी को रोते हुए देख पाते हैं। इसके बाद हमें तेलंगाना का एक बड़ा लोकल फेस्टिवल दिखाया जाता है जहां गांव के सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये फेस्टिवल माता रानी के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। फिर अगले दिन सभी अपने अपने काम पर होते हैं और तभी लक्ष्मी जंगा को कॉल करके घर बुलाती है और कहती है कि रात से ही कोमरी घर नहीं आया, जिससे वो बहुत परेशान है। ये सुनकर अब जंगा उसे गांव में ढूंढने लगता है और बालिजा भी उसका साथ देता है, लेकिन काफी देर तलाशने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। इसी बीच उन्हें एक जलती हुई चिता मिलती है जिसमें 2 कंकाल थे, यानी यहाँ 2 लोग जलाए गए थे। अब चूंकि कोमरी गायब था तो सबका शक उसी पर जाता है कि उसने ऐसा किया होगा, लेकिन गांव में सब उसे जानते थे कि वो एक नेक और भला आदमी था, तो ये काम उसका नहीं हो सकता। इसलिए अब सबको लगता है कि ये कंकाल उसी का है, मतलब कि वो मर चुका है। लेकिन अब सवाल ये था कि उसके साथ ये दूसरा कंकाल किसका था या उनके साथ क्या हुआ होगा। उधर हम कोमरी और जंगा के अंकल को देखते हैं जो एक रिचुअल करते हैं जिससे उन्हें कुछ पता चलता है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, यानी यहाँ पर उन्हें कुछ बहुत भयानक पता चला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम कविता नाम की एक गाँव की दूसरी लड़की को देख पाते हैं जो प्रेग्नेंट है और उसका पति उसे संभालता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक कविता की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया है, जिसे सुनकर उसका पति भाई रमेश और माँ बहुत परेशान हो जाते हैं कि पिछली बार टेस्ट में तो सब कुछ ठीक था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा। तो इस पर वो डॉक्टर कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर वो लोग देख पाते हैं कि अचानक कविता की बॉडी पर काले दाग आ चुके हैं और उसकी आंखें लाल हो गई हैं। इसके अलावा उसे तेज बुखार और पूरा शरीर सूजा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल वो स्टेबल है। अब कहानी फिर से फेस्टिवल वाले दिन पर आ जाती है जहाँ रमेश ने एक पंडित जी को अपने घर पर बुलाया होता है जो कविता की कंडीशन को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि ये एक क्रिया है जिसे रेणुकावतारम कहते हैं। ये एक बहुत ही रेयर लेकिन पावरफुल क्रिया है जिसका मतलब है कि कविता अब नहीं बचेगी। आगे वो बताते हैं कि ये काम काले जादू में एक्सपर्ट ही कोई आदमी कर सकता है जो आसानी से खुद को अंधेरे में छुपा भी सकता है। इसका मतलब ये है कि उस आदमी को ढूंढने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिलेगा। खैर, इतने में हॉस्पिटल से कॉल आता है कि कविता अब नहीं रही। इसके बाद पंडित जी रमेश से कहते हैं कि रेणुकावतारम 4 स्टेप्स में किया जाता है। पहले 3 में अपोजिशन को मारने के लिए और आखिरी वाला खुद को बचाने के लिए। और आखिरी वाले रिचुअल की खासियत ये है कि वो मरने वाले की चिता पर होता है। तो पंडित जी उससे कहते हैं कि अब तुम्हें कविता की चिता पर नजर रखनी होगी क्योंकि जिसने उस पर काला जादू किया होगा वो आखिरी स्टेप को पूरा करने के लिए वहाँ जरूर आएगा और उसे ऐसे ही पकड़ा जा सकता है। अब कविता का अंतिम संस्कार किया जाता है और रमेश चिता के पास रहने के लिए मल्ली को काम देता है कि वो यहाँ पर नजर रखे और आने वाले शख्स के बारे में बताए। तभी हम वहाँ पर कोमरी को देख पाते हैं जो रात को 7 से 8 बजे के बीच घर पर आता है और उसे थोड़ी चोट भी लगी होती है। यहाँ वो लक्ष्मी को बताता है कि वो गिर गया था, जिस पर वो कहती है कि उसे अभी अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उसका टाइम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। अब वो रात को करीब 11:30 बजे टॉयलेट जाने लगता है, लेकिन उसे अपने स्लीपर्स नहीं मिलती तो वो बालिजा की चप्पल पहनकर निकल जाता है। फिर रास्ते में उसे चिता जलती हुई मिलती है और इसी बीच उसे माचिस चाहिए थी, इसलिए अब वो मल्ली के पास आता है और पूछता है कि ये चिता किसकी है और ऐसा कहते हुए वो उससे माचिस मांग लेता है। तभी मल्ली सोच रहा होता है कि वो किसे फंसाकर यहाँ से निकले क्योंकि काफी रात हो गई है, लेकिन तभी रमेश वहाँ पर आ जाता है और उसे लगने लगता है कि कोमरी ही वो व्यक्ति है जिसने काला जादू किया होगा। इसलिए वो बिना कुछ पूछे सीधे उस पर हमला कर देता है और इस लड़ाई में फिसलकर कोमरी सीधा चिता पर जा गिरता है। अब जब रमेश पीछे पलटकर देखता है तो कोमरी जल रहा होता है तो वो बहुत खुश होकर उसे पीटने भी लगता है। इसके बाद उसका भाई और कविता का हस्बैंड भी वहाँ पर आकर जलते हुए कोमरी को पीटकर चिता में मिला देते हैं और यही वजह थी कि वहाँ पर 2 कंकाल मिले थे, यानी एक कंकाल कविता का था और दूसरा कोमरी का। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां वो थानेदार रमेश और उसके भाई की ओर से लक्ष्मी और जंगा पर सेटलमेंट करके केस वापस लेने का प्रेशर डाला जाता है, जिसके बाद मजबूरी में पैसे लेकर उन्हें वो केस वापस लेना पड़ता है।
अब गुस्से में जंगा रमेश का पीछा करता है और उससे लड़ाई भी कर लेता है। तो रमेश उसे बताता है कि तुम्हारा भाई कोमरी काला जादू करता था, उसने मेरी बहन पर भी काला जादू किया था, जिसकी सजा उसे मिल गई। लेकिन जंगा को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो पूछता है कि क्या रमेश ने ऐसा कुछ देखा था कि वो काला जादू कर रहा हो, जिस पर रमेश कहता है कि उसने देखा तो नहीं था, लेकिन उसे उस पर पूरा शक था। तो ये सुनकर जंगा को बहुत दुख होता है कि उसका भाई एक शक के चलते मारा गया। अब तभी जंगा एक मुहिम छेड़ता है और काले जादू के शक में जिन जिन लोगों को मारा गया था उनकी लिस्ट, न्यूज और रिकॉर्ड्स को निकालता है और कोर्ट में एक केस फाइल करता है। यहाँ वो दलील देता है कि ऐसी चीजों के लिए एक लॉ पास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग शक में मारे जाते हैं उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। अब कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है और यहाँ रमेश और उसका भाई साफ मुकर जाते हैं। अब जंगा अपनी दलील रखता है जो सिर्फ उसके भाई के लिए नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए होती है जो काला जादू के शक में पीटे और मारे गए। यहाँ जज दोनों की दलीलें सुनते हैं और अगली डेट दे देते हैं। इसी बीच जंगा अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करता है और हम और भी लोगों को उसकी मुहिम के साथ जुड़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ उसे भर भर कर न्यूज कवरेज मिल रही होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि कोर्ट की अगली तारीख आती है और यहाँ जज सबूत पेश करने को बोलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सबूत था ही नहीं। असल में वो मल्ली जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था वो उस दिन से गायब था, जिसका शक जंगा को रमेश पर ही होता है कि मल्ली को भी उसी ने कहीं पर भेजा या गायब किया होगा। वो कहता भी है कि गांव में सब जानते हैं कि ये काम रमेश का है, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाहता। लेकिन जज कहता है कि आपके ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट को सबूत या गवाह चाहिए थे। तभी जंगा कहता है कि मेरे पास सबूत है। फिर वो एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें उस दिन पुलिस स्टेशन में रमेश और उसके भाई ने केस सेटल करने के लिए पैसे दिए थे। अब ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और फिर रमेश का वकील बातें घुमाने की कोशिश करता है कि उन्होंने तो सिर्फ मदद करनी चाहिए थी, लेकिन जज को उन पर जरा भी यकीन नहीं था। इसलिए वो फौरन पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि कोमरी की मौत को सॉल्व करके जल्द से जल्द सबूत ला कर दे और फाइनल वर्डिक्ट 21 को होगा। खैर, अब इस बारे में न्यूज में खबर चलती है और जंगा अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। इसी बीच वो एक पुजारी जी से भी मिलता है और अपने अंकल से भी मिलता है और बात करता है। फिर देखते ही देखते फाइनल डेट आ जाती है और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रमेश और उसका भाई कोमरी के खून के इल्जाम में दोषी पाए जाते हैं। अब जज उन्हें सजा देने लगता है, लेकिन तभी जंगा कहता है कि वो ये केस वापस ले रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन दोनों को सजा हो, क्योंकि इससे उसका भाई वापस नहीं आएगा बल्कि एक फैमिली सड़क पर आ जाएगी। वो कहता है कि उसकी इच्छा है कि काला जादू के शक में मरने वालों पर ध्यान दिया जाए, उनके केस बने और लॉ बने ताकि कोई कोमरी की तरह मारा ना जाए। अब ये बातें सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने अपने भाई के कातिलों को जाने क्यों दिया, बल्कि यहाँ पर लक्ष्मी और बालीजा भी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो इतने दिनों से यही करना चाहता था। खैर, अब गाँव में खबर उड़ जाती है कि जंगा ने पैसे लिए होंगे केस बदलने के लिए और लक्ष्मी और बालीजा उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो कहता है कि कोमरी ने ही वो सब काला जादू किया था, जिससे वो शॉक्ड रह जाते हैं। अब वो उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है जो उसने बीते दिनों में की थी। असल में इस दौरान उसने लक्ष्मी से पूछा था कि उस दिन का उसे कुछ याद है, तो लक्ष्मी ने बताया था कि उस दिन कोमरी के हाथ में चोट लगी थी। फिर अब जंगा यहाँ पर टैक्सी चेक करता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत खून होता है जो असल में एक बछड़े का खून था और ये उसके लिए भी शॉकिंग था। इसके बाद वो पंडित जी से मिलता है और उनसे रेणुकावतारम के बारे में जानकारी लेता है क्योंकि उसे कविता की स्थिति के बारे में पता चला था। यहाँ पंडित जी बताते हैं कि रेणुकावतारम एक एक्सपर्ट ब्लैक मैजिशियन ही कर सकता है जो काफी पावरफुल होता है क्योंकि ये रिचुअल बहुत ताकतवर होता है। वो आगे बताते हैं कि जिसके ऊपर काला जादू करना हो उसकी आटे की गुड़िया बनाई जाती है और फिर उसे सजाया जाता है जिसमें उस पर्सन के बाल, कपड़ों का टुकड़ा और पैरों की मिट्टी भी लगानी होती है। इसके बाद वो उस डॉल को रिचुअल करके जमीन में किसी लिविंग बीइंग और न्यूबॉर्न बेबी की कॉर्ड के साथ गाड़ना होता है। यानी हमने जिस आदमी को मूवी की स्टार्टिंग में रिचुअल करते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कोमरी ही था और उसने हॉस्पिटल से बच्चे का कॉर्ड और बाकी चीजें अरेंज कर ली थी। और जो लड़की यहाँ पर थी वो कोई और नहीं बल्कि कविता थी जिस पर काला जादू किया जा रहा था। यानी मूवी की शुरुआत में जिस औरत को हमने डरकर जागते हुए देखा था वो असल में कविता थी। अब पंडित जी बताते हैं कि ये रिचुअल 2 भागों में होता है। पहला काम होने के बाद बछड़े का सेक्रीफाइस देना होता है जब एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाए, और फिर दूसरा केस खुद को बचाने के लिए होता है क्योंकि ये क्रिया बहुत खतरनाक है जो कई बार बैकफायर भी कर जाती है। ये क्रिया असल में मरने वाले की चिता पर की जाती है और वहाँ पर असल में दूसरे की चप्पल पहनकर जाना होता है। यानी उस रात इसीलिए कोमरी ने बालीजा की स्लीपर्स पहनी थी। अब जंगा पूछता है कि क्या इस क्रिया में कोई नियम भी होता है।
तो पंडित जी बताते हैं कि पहला तो हर गुरुवार लोटे से 108 बार सर पर पानी डालकर नहाना होता है और घर के बाहर नींबू भी लटकाने होते हैं जो रंग बदलकर अनहोनी होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा अपनी बीवी से दूर रहना होता है, यानी इसीलिए वो उस दिन बीमारी का बहाना बनाकर लक्ष्मी के पास नहीं गया था और ना उससे बातें कर रहा था। और फिर वो बताते हैं कि आखिरी नियम है कि खाट पर नहीं सोना। अब जंगा डॉक्टर वगैरह से बात करता है और उन जगहों को देखता है जहाँ कोमरी काला जादू करता था, यानी कि सारी कहानी आपस में जुड़ रही होती है कि स्टार्टिंग से अब तक क्या हो रहा था। अब हम उस रात की सही कहानी देख पाते हैं, यानी कि जिस रात चिता जल रही थी वहाँ कोमरी असल में आखिरी वाला रिचुअल करने आया था और मल्ली उसे देखकर डर गया था कि वो नेकेड ये सब क्या कर रहा है और क्या रिचुअल कर रहा है। इसलिए वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है और रमेश को बुलाने के लिए मैसेज भी टाइप करता है, लेकिन उसे डर भी लगने लगता है और ज्यादा डरकर उसका फोन वहीं पर गिर पड़ता है। अब कोमरी भी फ्री हो चुका था और जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ रमेश आ जाता है और फिर उसकी लड़ाई होती है, जिस बीच कोमरी चिता में गिरकर जल जाता है और मारा जाता है। अब बालीजा ये सारी बातें सुनकर यकीन नहीं कर पाता, तो जंगा उसे मल्ली के फोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसे उसके घर पर मिला था, जिसमें कोमरी की रिचुअल वाली वीडियो रिकॉर्डेड थी। अब ये सब जंगा ने कोर्ट में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि फिर उसकी मुहिम बेकार हो जाती, क्योंकि सबको यही लगता कि शक में मरने वाले लोग असल में ब्लैक मैजिक ही करते होंगे, जैसा कि कोमरी करता था। अब बालीजा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि कोमरी का कविता से क्या मतलब था। तो जंगा बताता है कि शुरू से कोमरी को उसके अंकल ने पाल पोस कर बड़ा किया था। और फिर सीन यहाँ से 15 साल फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसके अंकल खुद भी ब्लैक मैजिक और जादू टोना किया करते थे, जिनके साथ कोमरी ही रहा करता था। इसी दौरान उसे स्कूल में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम कविता था और वो भी उसे पसंद करती थी। अब दोनों अक्सर मिला करते थे और फिर एक दिन कविता के घर वाले उन्हें देख लेते हैं, जिस वजह से कोमरी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब अंकल उसे संभालता है और काला जादू भी सिखाता है। साथ ही अब कोमरी बहुत दुखी रहने लगता है और वहीं दूसरी तरफ कविता का एक नया दोस्त बन जाता है, जिससे उसे काफी हर्ट होता है। अब समय बीतता है और कोमरी बड़ा हो जाता है और वो सब भूल जाता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट उस दिन आता है जब बस स्टॉप पर एक कपल ऑटो लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि कविता और उसका हस्बैंड ही थे। और यहाँ इतने सालों बाद कविता को देखकर उसका पुराना प्यार जाग जाता है और वो उसके बारे में ही सोचता रहता है। फिर इस बीच उसने वो रिचुअल कर दिया और कविता की जान ले ली। और इतना ही नहीं, साथ ही उसने सरपंच पर काला जादू करके उसकी भी जान ली थी और वाटर टैंक वाले की जान भी उसी ने ली थी जिसने उसकी बीवी को छेड़ा था। ऐसा उसने काला जादू का इस्तेमाल करके किया था और इसीलिए जंगा के अंकल यानी कोमरी के अंकल ने उसे चेतावनी दी थी कि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके नक्षत्र खराब हैं। यानी कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि कोमरी क्या करने वाला है। अब ये सब सुनकर बालीजा और लक्ष्मी बहुत शॉक्ड और परेशान हो जाते हैं और उन्हें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि कोमरी आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। खैर, आगे जंगा बताता है कि कोमरी ने जो कुछ भी किया सरपंच और उसके आदमियों के साथ वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसका रास्ता गलत था और फिर कविता के साथ उसने काफी गलत किया था, इसलिए उसे अपने कर्मों की सजा मिलनी अभी भी बाकी है। और दोस्तों, यहाँ आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ वो रिवील करता है कि कोमरी अभी भी जिंदा है। यानी असल में उस दिन झगड़े में मल्ली चिता में गिर गया था, जिसे रमेश देख नहीं पाया और उसका भाई आकर उसे पीटने लगा। और इसी बीच उन लोगों को पता ही नहीं चला कि चिता में आखिर जला कौन था और इसी बीच यहाँ पर कोमरी भाग गया। तभी जंगा लक्ष्मी से कहता है कि वो कोमरी के लिए कोई उम्मीद ना रखे और उसे मरा हुआ ही समझे, क्योंकि वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो उसे खत्म करेगा और इंसाफ सबको मिलेगा। अब यही शपथ उसने ली थी। तभी हम कुछ महीने बाद चेन्नई में कोमरी को देख पाते हैं, जिसके साथ एक लेडी भी थी और शॉकिंगली ये लेडी कोई और नहीं बल्कि कविता थी। तो इस तरह अब बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि कविता आखिर जिंदा कैसे है, वो तो मर गई थी, आखिर हुआ क्या था और अब ये दोनों आगे क्या करेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी रिलीज हो चुका है, जिसके अंदर हमें इन चीजों के सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन ये पार्ट या कहें मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगले वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट लेकर आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले पार्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।